हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वो है हैंडलिंग टेक्स्ट्स हिस्टोरियंस एंड महाभारत। इस टॉपिक में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल कैसे इतिहासकार करते हैं और महाभारत के मामले में किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया गया है। आपको मैं बता दूं बच्चों, एंशिएंट जो हिस्ट्री है हमारी इंडिया की, उस पर जो हिस्ट्री को हम क्रिएट करने की जब कोशिश करते हैं तो हमको जो है साहित्यिक स्रोतों पर काफ़ी डिपेंड रहना पड़ता है। वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेक्सचुअल सोर्सेज, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सकवेशन के बाद भी नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हमें महाभारत हो गए, पुराण हो गए, रामायण हो गए और बहुत सारे अर्थशास्त्र हो गए, इनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए हमको हिस्ट्री को क्रिएट करना पड़ता है। जो कुछ फॉरेनर्स जो हिस्टोरियंस हैं वो नहीं मानते हैं कि महाभारत कोई हिस्ट्री है। कई जो हिस्टोरियंस हैं और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि पुराण में भी जो है इतना कंप्लीटली हिस्ट्री नहीं है। बट हमारे जो हिस्टोरियंस हैं महाभारत का इस्तेमाल जो है हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए करते हैं और एविडेंसेस भी जुटाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बच्चों इससे बनता है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखेंगे कि historians consider several elements when they analyze text and they examine whether texts are written in which language। मतलब क्वेश्चन आपका बनता है कि इतिहासकार जो हैं किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं। ऑन विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स हिस्टोरियंस थिंक और कंसिडर्स when they analyze the text। तो हाउ दे एनालाइज एनी टेक्स्ट, हिस्टोरियंस, हाउ द हिस्टोरियंस एनालाइज एनी टेक्स्ट टू एनालाइज दैट टेक्स्ट। मतलब उसको किसी ग्रंथ को परीक्षण जब कर रहे हैं इतिहासकार तो उसके लिए किन किन बातों पर फोकस करते हैं, आइए उन्हीं पर हम बात करते हैं। काफ़ी सारी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो बच्चों को फोकस करना पड़ता है उसकी किसी भी टेक्स्ट की लैंग्वेज पे। दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट आर रिटन इन प्राकृत, पाली और तमिल लैंग्वेज। हिस्टोरियंस ये देखते हैं कि क्या किसी ग्रंथ को तमिल, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या पाली में लिखा गया है या तमिल में लिखा गया है, जो कि शायद ज़्यादातर शायद जो है ऑर्डिनरी पीपल या साधारण लोग बोला करते थे। मैं आप बता दूं बच्चों आपको, पाली, प्राकृत और तमिल ये एंशिएंट टाइम की लैंग्वेजेस हैं। अभी भी तमिल अभी भी है, प्राकृत, पाली भी है। तो ये जो है शायद जो है ये लैंग्वेजेस जो हैं बच्चों इनमें भी हमें टेक्स्ट मिलते हैं। प्राकृत में आपको जैन टेक्स्ट मिलेगा, पाली में आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलेगा, तमिल में आपको साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर वगैरह मिलेगा। तो ये जो टेक्स्ट पूरा जो लिखा गया है बच्चों, क्या ये जो टेक्स्ट था क्या, और इसमें ये बोला जाता है कि शायद जो लैंग्वेजेस हैं ये कॉमन पीपल यानी कि साधारण लोग बोला करते थे। और वो ये भी देखते हैं क्या कोई ग्रंथ क्या संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो शायद जो है पुजारी जिस भाषा को बोला करते थे, या फिर एलीट क्लास, उच्च वर्ग, शासक वर्ग बोलता था। आपको मैं बता दूं बच्चों, एंशिएंट टाइम में इंडिया में जब ब्राह्मण्स या जो भी ब्राह्मणिकल सिस्टम था, तो जो राजा लोग होते थे कई जगह पर, गुप्त डायनेस्टी की भी बात करेंगे तो राजा लोग हुए, उच्च वर्ग के लोग ये संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे और कॉमन पीपल पाली, प्राकृत जैसी लैंग्वेजेस को बोला करते थे। तो पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है संस्कृत लैंग्वेज पे फोकस करता है। इसको देववाणी भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 लैंग्वेज हो गई। तो इस लैंग्वेज पे भी हिस्टोरियंस को फोकस करना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों जिस पर हम बात कर रहे हैं, हिस्टोरियंस को ये भी फोकस करना पड़ता है कि क्या कोई जो टेक्स्ट है वो किस प्रकार का, काइंड ऑफ टेक्स्ट। काइंड ऑफ टेक्स्ट का मतलब है ग्रंथ जो है किस प्रकार का है, ग्रंथ किस प्रकार का है। ग्रंथ किस प्रकार का मतलब यहाँ पर 2 प्रकार का ग्रंथ आपको बताया जा रहा है। पहले बताया जा रहा है क्या कोई ग्रंथ मंत्र शैली में है या फिर वो कथा शैली में। क्या वो मंत्र शैली में है या फिर वो कथा शैली। मंत्र शैली का जहाँ तक बच्चों मतलब होता है, मंत्र का मतलब होता है, अगर आपने सुना हो, वैदिक पीरियड की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एंशिएंट टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो पहले यज्ञ वेदी होती थी, इसको बोलते हैं बच्चों फायर अल्टर। ठीक है, इसके चारों तरफ बैठते थे ऋषि या वैदिक पंडित आज भी बैठते हैं, और वो धीरे धीरे यहाँ पर यज्ञ में आहुति देना इसको कहते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अनुष्ठान रिचुअल्स कर रहे हैं रिलीजियस, तो मंत्र बोलते थे और मंत्र को आवाज़ देते थे, जोर जोर से मंत्र बोलते थे। आप यूट्यूब में सुनेंगे तो मंत्र की आवाज़ आएगी। ठीक है, बड़े बड़े जगहों पर मंत्र सुनते हैं लोग। ठीक है, तो ये किसको चैंटिंग बोलते हैं। टू रिपीट द मंत्रास इज कॉल्ड द चैंटिंग। चैंटिंग मतलब चैंटिंग हो रही जी। तो ये जो काइंड ऑफ टेक्स्ट है, तो हिस्टोरियंस इसको भी कंसिडर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सिर्फ मंत्र हैं किसी ग्रंथ में जो कि शायद रिचुअल स्पेशलिस्ट या जो पुजारी हैं वो गा रहे हैं उनको, या कहानियाँ हैं जो कि इस किसी को पढ़ने के लिए बनाई गई थी, सुनाने के लिए बनाई गई थी, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इंटरेस्टिंग उनको बना के अगले लोग सुन सके फ्यूचर में। इस तरह से कहा गया। अगर आपको मैं ध्यान दूँ तो वैदिक जो आपको मंत्र हैं शायद आपको याद नहीं होंगे, लेकिन पौराणिक स्टोरीज़ जो है, पुराणों की कहानियाँ आपको जरूर बच्चों काफ़ी याद होंगी। ठीक है, तो पुराण जो संस्कृत में लिखे गए वो तो लोगों को याद हो गए, स्टोरीज़ हैं उसमें काफ़ी सारी, इंटरेस्टिंग भी बनाया गया। वैदिक मंत्रास हैं, तो ये इस पर भी फोकस करना पड़ता है कि कोई ग्रंथ क्या सिर्फ मंत्र ग्रंथ है, द टेक्स्ट ऑफ मंत्रास है, या फिर द टेक्स्ट ऑफ स्टोरीज है ओनली। ये भी इसको हिस्टोरियंस को फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट जहाँ पर फोकस करने की बात हो जी, थर्ड जो पॉइंट इसमें हेडिंग से बच्चों, हिस्टोरियंस को ये भी देखना पड़ता है कि क्या उसका जो राइटर है, ऑथर जो है उसका कौन है, मतलब हु इज़ द ऑथर
ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट, किसने लिखा है। अगर लिखने वाला अलग पर्टिकुलर एरिया रीजन से बिलोंग करता है, उसकी आइडियोलॉजी का भी उसमें फ़र्क पड़ता है, कौन से थे सेप उसने आइडियाज़ को उसमें दिया है। इसको क्यों ऐसा कहा जा रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब कोई भी लेखक, मान लीजिए वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था, तो वेद व्यास का जो बैकग्राउंड है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह के आइडियाज़ उन्होंने महाभारत में दिए होंगे। और वही महाभारत जो है एकलव्य को लिखने को कहा जाता है, तो वो किस तरह से महाभारत की स्टोरी को लिखता, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है जो हिस्टोरियंस होते हैं वो फोकस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि राइटर उस टेक्स्ट का कौन सा है, कौन उस ग्रंथ को लिखने वाला है, उसका पर्सपेक्टिव क्या था, हाउ ही शेप द टेक्स्ट, उसने ग्रंथ को, विचारों को कैसा इसने शेप दिया था, ये भी फोकस उनको करना पड़ता है। अगली बात करते हैं बच्चों, लास्ट हम बढ़ते हैं, दे आल्सो फोकस ऑन द ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस की बात करते होंगे, वो ये भी देखते हैं कि किस तरह की ऑडियंस के लिए कोई टेक्स्ट लिखा गया। ऑडियंस की बात अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये पूरा का पूरा इंडिया है और ये नॉर्थ इंडिया में महाभारत संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक, नॉर्थ इंडिया में। अब जो है तमिलनाडु में भी महाभारत पहुंची, लेकिन यहाँ तो आप समझते हैं ना, आज जब हिंदी नहीं जानते लोग तो संस्कृत की कहाँ बात करेंगे उस ज़माने की। तो यहाँ पर भी महाभारत हमें मिलती है आज भी, और तमिल लैंग्वेज में भी मिलती है बच्चों। तो तमिल में जब यहाँ से यहाँ गई होगी तो ऑर्डिनरी यहाँ के लोगों के लिए इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा गया होगा, किसको, राइटर्स। तो यहाँ जो राइटर होगा इसको ट्रांसलेट करने वाला, उसने तमिल में लिख दिया, महाभारत को लिख दिया। तो इसमें काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो हिस्टोरियंस होते हैं उसके जो आइडियाज़ होते हैं, जो ग्रंथ होता है उसके विचारों को भी जानने की कोशिश करते हैं, लेखक के विचार, श्रोता को भी जानने की कोशिश करते हैं कि श्रोता कौन होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, तभी टेक्स्ट जो है सक्सेसफुल होगा। अगली बात करते हैं बच्चों, इसमें हम वो इम्पोर्टेंट है, वो है कि किस जगह पर लिखा गया, प्लेस ऑफ कंपोजिशन, या प्लेस ऑफ कंपोजिशन मतलब कब, कहाँ, जगह, किस जगह पर इसको लिखा गया था। तो इसके लिए मैं अगर आपको बता दूं कि प्लेस वेयर दे हैव बीन कंपोज्ड, कहाँ पर लिखा गया। अब ये मैं आपको इसको एग्जांपल देते हुए बताऊंगा कि मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में लिखा गया है किसी को, या पीरियड क्या था, टाइम पीरियड का, तो उसके जो एलिमेंट्स उस टाइम पीरियड के भी उसमें टेक्स्ट में आएंगे। अब अगर आप महाभारत की बात कर रहे हैं तो महाभारत में ज़्यादातर हिमालय पर्वत मेंशन किया गया है, यमुना रिवर वैली की गई है फोकस में, आमतौर पर साउथ इंडिया कम आता है, फिर भी साउथ इंडिया में पढ़ाया जा रहा है। तो क्यों, क्योंकि लिखने वाला जो था उसने, या जिस ऑडियंस के लिए, मतलब जिस पीरियड में, जिस प्लेस में उसने लिखा, उसने वही देखा था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को हिस्टोरियंस को देखना पड़ता है, फिर उसको हिस्ट्री के जो पैरामीटर्स पे है उस पर फोकस भी करना पड़ता है किसी टेक्स्ट को, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए इतने सारे एलिमेंट्स को हिस्टोरियंस को देखना पड़ता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा एलिमेंट्स को देखने के बाद, लैंग्वेज देखने के बाद, ऑथर को देखने के बाद, ग्रंथ के प्रकार को देखने के बाद, इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद हिस्टोरियंस जो है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, महाभारत से हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज पकड़ने के अलावा हम कोशिश करते हैं कि किस भाषा में, नहीं किस ऑडियंस के लिए लिखा गया होगा, किस लेखक ने लिखा होगा, कितने टाइम पीरियड में लिखा गया होगा। इतना ज़्यादा पॉइंट्स पर फोकस करने के बाद तब जाके हम कुछ कंक्लूजन हिस्ट्री का महाभारत से निकाल पाते हैं। तो आप इन पॉइंट्स पर ज़रूर फोकस करिएगा जो मैंने आपको बता रखे हैं। एक, विच एलिमेंट्स द हिस्टोरियंस फोकस व्हेन दे एनालाइज एनी टेक्स्ट, तो फर्स्ट दे फोकस ऑन द पर्टिकुलर लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। दूसरा वो फोकस करते हैं आपका काइंड ऑफ टेक्स्ट, यानी कि वो किस प्रकार का ग्रंथ है। तीसरा वो फोकस करते हैं आपका कि उसका ऑथर कौन है, लेखक कौन होगा। चौथा वो पोस्ट करते हैं कि ऑडियंस कौन है, ऑडियंस के बारे में जानना जरूरी है कि साउथ इंडिया की है, नॉर्थ इंडिया की है, तो ऑडियंस पे भी उन्हें फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट उन्हें ये भी फोकस करना पड़ता है कि कंपोजिशन पीरियड कौन सा है। कंपोजिशन पीरियड का मतलब होता है बच्चों रचना काल कौन सा है, ये भी उनको फोकस करना पड़ता है। प्लेस ऑफ कंपोजिशन कौन है, किस जगह पर लिखा गया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कहाँ लिखा गया। भाई तभी तो खुदाई करेंगे, तभी तो एक्सकवेशन वहाँ पे करेंगे। इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है हिस्टोरियंस को, तब जाके टेक्सचुअल सोर्सेज से हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब हमको पढ़ाया जा रहा है। देखो कुछ सच्चाई तो निकालनी पड़ेगी। तो आपको वीडियो को देखना है, इस पॉइंट्स को आप लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।